नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर प्रयागराज दौरे पर हैं, जहां पहुंचकर सीएम ने तीर्थराज प्रयागराज में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम के साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ साथ कई संतजन भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में शिरकत करने से पहले सीएम ने महाकुंभ क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण भी किया। जब हम आज के परिप्रेक्ष्य में जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं और एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं, तो वही स्थिति महाकुंभ के अवसर पर भी हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं ऊपर से सर्वे कर रहा था, देख रहा था अलग अलग जगह पर पार्किंग की जगह खाली है, लेकिन हर व्यक्ति सड़क पे अपनी गाड़ी पार्क करके और संगम में स्नान करने के लिए चला रहा है। अगर वही व्यक्ति पार्किंग के स्थान पर अपनी गाड़ी खड़ी करे, हो सकता है उसको 100 मीटर पैदल चलना, 100 मीटर और पैदल चलना पड़ सकता है अतिरिक्त, लेकिन कहीं सड़क पे जाम नहीं होगा और आसानी से वह संगम में स्नान भी करेगा और फिर आसानी से यहां से निकल करके अपने गंतव्य तक भी पहुंच सकता है। और यही हमारे दैनिक जीवन की भी विसंगति हो गई है। हर व्यक्ति केवल दोषारोपण तो कर रहा है, लेकिन इस जलवायु परिवर्तन से बचने के लिए किए जाने वाले प्रयास में हम सब कहां भागीदार हैं, इसके बारे में चिंतन में सहभागी बनना और फिर उसको अपने व्यावहारिक जीवन में उतारने में कितना भागीदार बन पा रहा है, ये सचमुच महाकुंभ के संदेश का हिस्सा बनना चाहिए। हम सब आए हैं यहाँ पे त्रिवेणी के संगम में स्नान करने के लिए। आप याद करिए, आज से 10 साल पहले क्या गंगा और क्या यमुना नदी इसी प्रकार की अविरल और निर्मल रह गई थी? हमारा अथर्ववेद कहता है, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। यह धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। हम जब अपने वैदिक सूत्रों में ढूंढते हैं तो हमें शांति पाठ में इस चराचर जगत के कल्याण की हम बात करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में हम स्वयं के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में स्वयं बैरियर बनकर के खड़े हो जाते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने है। आज सायंकाल तक 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। 52 करोड़ लोग तब यहां डुबकी लगा पा रहे हैं जब मां गंगा और यमुना में और मां सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जब अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है, तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया, सबसे बड़ा आयोजन बन गया। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा भी है। कल दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई। मैं इस अवसर पर उन सभी पुण्य आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। लेकिन बहनों और भाइयों, हम सबको सोचना होगा
कि कार्बन उत्सर्जन का और पर्यावरण के प्रदूषण का कारण ही जलवायु परिवर्तन है। और जलवायु परिवर्तन का ही कारण हमारी अविरल इस धरती माता की धमनियों के रूप में जिन नदियों को कार्य करना चाहिए था, वे सूखती जा रही हैं। अनुमान करिए, अगर शरीर की रक्त धमनियां सूख गई तो शरीर की स्थिति क्या होगी। और ऐसे ही धरती माता की स्थिति भी है। अगर धरती माता की धमनियां सूख गई या प्रदूषित हो गई, जिन धमनियों से रक्त का प्रवाह होना चाहिए, अगर वहां पे रक्त का प्रवाह होने की बजाय वहां पे पॉल्यूशन आ जाएगा, गंदगी आ जाएगी, तो शरीर की जो स्थिति होनी है वही स्थिति धरती माता की भी हो रही है, जो हम अपने स्वार्थ के लिए नदियों को के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, धरती माता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन किया गया। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने घरों में ईंधन के रूप में जंगलों को काटने, कोयले का उपयोग करके जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा था, उसकी जगह ग्रीन ईंधन के रूप में एलपीजी के 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाए, जिससे लोग इसका उपयोग कर सकें। उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 210 करोड़, नोट करना, 210 करोड़ वृक्षारोपण किया। और 210 करोड़ में जो वृक्षारोपण किए, इनमें जो हमने वन विभाग के द्वारा करवाए, इसमें 70 से लेकर 80% पौधे सुरक्षित हैं। और जो हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से कराए, उसमें भी 60 से 70% पौधे सुरक्षित हैं। फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया गया। डीजल से चलने वाली बसेज के स्थान पर इलेक्ट्रिक बस को प्राथमिकता दी, उसको प्रमोट किया, उसके लिए पॉलिसी बनाई, उसके लिए अनेक कार्यक्रम बढ़ाए। मर चुकी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। आज जो संगम में इतना पावन स्नान एक साथ एक दिन में अन्य कुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन जितनी भीड़ होती थी, उतनी भीड़ इस बार हर दिन हो रही है, हर दिन हो रही है। और कारण था, नदी को चैनलाइज किया गया, संगम का दायरा बढ़ाया गया, बड़ी संख्या में लोग यहां आ सके। इसके लिए पहले दिन से तैयारी की गई कि संगम में हर समय 10,000 से लेके 11,000 क्यूसिक वाटर हमेशा मौजूद रहना चाहिए, गंगा जल हमेशा मौजूद रहना चाहिए, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न होने पाए, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ न होने पाए। और तब जाकर के इतना बड़ा आयोजन एक साथ संपन्न हो रहा है। और जो एक बार डुबकी लगा रहा है, अगर थोड़ा पैदल चलने में उनको कष्ट भी हो रहा है, तो पूरा कष्ट भूल करके जन्म और जीवन दोनों को धन्य धन्य समझ करके पुण्य का भागीदार भी बन करके आगे बढ़ रहा है। देश के अंदर इस संदेश को लेकर जा रहा है। और इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी इसमें कैसे भागीदार बन सकते हैं। दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करना क्या हम रोक पाएंगे? क्या नदियों पर कब्जा करने और अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को हम कंट्रोल कर पाएंगे? वन्य जीवों के प्रति क्या हमारे मन में भी संवेदना जागृत होगी? क्योंकि जैसे हमारा व्यक्तिगत जीवन चक्र है, ऐसे ही इस धरती माता का भी अपना एक जीवन चक्र। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव कई महीने बाद अपने जिले आजमगढ़ पहुंचे। वहीं सपा के पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सांसद ने केंद्र सरकार के बजट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट से जनता संतुष्ट नहीं है। जहां किसानों को कोई लाभ नहीं दिया गया है, उनकी कर्ज माफी नहीं हुई है, गन्ने के मूल्य का निर्धारण नहीं है, बेरोजगारों के लिए कोई नया रोजगार नहीं है। वहीं कुंभ को लेकर भी सांसद ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या के दिन जो घटना घटी, वैसी कभी नहीं घटी।
कुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक सरकार ने मृतकों और लापता लोगों का सही आंकड़ा नहीं बताया है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी हर मोर्चे पर फेल है। पिछले सत्र की व्यस्तताओं में कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं के कारण काफी दिनों बाद आजमगढ़ आ पाना हुआ। जब चूंकि बजट पेश हो चुका है तो मैं वहीं से शुरू करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का ये 11वां बजट पेश हुआ और 11वें बजट पेश होने के बाद देश के जनमानस को जितनी उम्मीदें, सपने दिखाए, जितने भाषण दिए, जितने वादे किए, पूरी तरह से पिछले बजटों की तरह ही इस बजट में भी जनता पूरी तरह निराश है। लोगों को उम्मीद लगी थी कि शायद किसानों के कहीं कर्ज माफ हो, नौजवान उम्मीद कर रहे थे कि शायद रोजगार के कोई नए अवसर दिखेंगे बजट में। बीजेपी के लोग आंकड़ों के लिहाज से प्रचार तो बहुत बड़े बड़े बजट का कर रहे हैं कि 50 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट है, लेकिन मैं समझता हूं देश के 140 करोड़ लोगों में शायद 50 लाख लोग भी इस बजट से संतुष्ट नहीं है। किसान अलग परेशान हैं, उनकी अपनी समस्याएं लगातार चल रही हैं। गन्ने का भुगतान तो दूर छोड़िए, अभी गन्ने के मूल्य का भी निर्धारण नहीं हुआ। यूरिया, खाद, बिजली कहीं मिल नहीं रही, ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। नौजवान परेशान है रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए। लगातार शिक्षा का बजट घटा के सरकारी शिक्षण संस्थाओं से प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मजदूरों को कोई राहत नहीं, सरकारी नौकरी वालों को कोई राहत नहीं, बुनकर भाइयों के लिए कोई योजना नहीं। मैं समझता हूं समाज का हर वर्ग बीजेपी के इस बजट से। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर यूपी के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रामापति राम त्रिपाठी ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि हादसे में जांच होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह दुखद है और निश्चित इससे मन को पीड़ा पहुंची है और जो पीड़ित परिवार हैं उनको भी इस पर ताकत प्रदान करें। जो लोग इसमें हादसा के शिकार हुए उनकी आत्मा को शांति मिले, ये मैं कामना करता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 के मद्देनजर आईजी जोन प्रेम गौतम ने कौशाम्बी में यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने थाना कोखराज अंतर्गत सगाड़ा तिराहे पर बनाए गए यातायात डायवर्जन पॉइंट और पुलिस सहायता केंद्र पर जाकर यातायात व्यवस्था को देखा। साथ ही यातायात व्यवस्था की सुगमता को ड्रोन कैमरे के जरिए हो रही निगरानी को भी परखा। देखिए, जाम नहीं लगा है, ट्रैफिक का क्वांटम बहुत ज़्यादा है तो स्लो हो जा रही है डाइवर्जन पॉइंट पे, लेकिन लगातार ट्रैफिक चल रही है, सुचारू रूप से चल रही है। सुव्यवस्थित ट्रैफिक चलाने के लिए ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ भारी संख्या में हमारे राजपत्रित अधिकारी भी लगे हुए हैं, थाना प्रभारी लगे हुए हैं और हम लोग लगातार, चूँकि गाड़ियाँ इतनी जा रही हैं तो बीच में कुछ गाड़ियाँ खराब भी हो जाती हैं या किसी में कुछ गड़बड़ भी हो जाती है, तो क्रेन की व्यवस्था है, बाकी सारी व्यवस्थाएँ यहाँ की गई हैं और लगातार ये 2 दिनों से ट्रैफिक इसी प्रकार से चल रहा है। कहीं कोई जाम की बात नहीं है, लेकिन ट्रैफिक क्वांटम अधिक होने के कारण स्लो हो जाता है। कासगंज जिले के सोरो थाना क्षेत्र में पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दोनों टीमों ने जुआरियों की एक बड़ी गैंग के 19 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके कब्जे से नकदी, 2 मोटरसाइकिल, 1 एक्टिवा और 13 मोबाइल फोन जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
अमरोहा के मंडी धनौरा इलाके स्थित एक सील हुए अस्पताल में अवैध तरीके से काम किया जा रहा था। अस्पताल में दूसरे गेट से आकर झोलाछाप डॉक्टर सर्जरी कर रहे थे, जिसकी सूचना एसडीएम को मिली। वहीं मौके पर पुलिस ने छापेमारी कर अस्पताल के लोगों का भंडाफोड़ कर दिया है। झांसी के पैरामेडिकल कॉलेज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कॉलेज के कैंपस में ही बीएससी की छात्रा के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई। आपको बता दें कि वारदात को उस वक्त अंजाम देने की कोशिश की गई जब छात्रा गर्ल्स हॉस्टल से प्रशासनिक भवन की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से आए दो युवकों ने उसे रोका और उसकी आंखों में स्प्रे डाल दिया, जिसके बाद छात्रा बेहोश हो गई और लगभग आधे घंटे बाद जब उसे होश आया तो उसके कपड़े अस्त व्यस्त और फटे हुए थे। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एक छात्रा जो पैरामेडिकल कैंपस के हॉस्टल में रहती हैं, इनका ये कहना था कि ये अपने कमरे से निकलकर कैंपस के अंदर ही अपने प्रशासनिक बिल्डिंग में जा रही थी। उसी दौरान दो अज्ञात लड़कों ने पीछे से इनके आंख में स्प्रे कर दिया। जब उनको इन्होंने हटाने का प्रयास किया तो उन्होंने इनको धक्का मारा तथा इनके कपड़े फाड़ दिए। ये आरोप लगाते इन्होंने तहरीर दिया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए फोरेंसिक टीम भी मौके पर भेजी गई है, वहां से भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। अच्छा, इनका कहना है कि उसी दौरान ये बेहोश हो गई थी। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पता कर रहे हैं और जो अभी बातचीत से जो और भी बातें निकल के आई हैं कि जो वहाँ का इंटरनल प्रशासन है उससे भी इनको काफ़ी नाराज़गी है, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ इन्होंने हम लोगों को बताया। तो ये सब कुछ के बारे में हम लोग वहाँ का जो इंटरनल प्रशासन है उससे भी बात करेंगे तथा जो ये घटना बता रही हैं उसके संबंध में भी हम लोग संपूर्ण साक्ष्य संकलन करते हुए अग्रिम वैधानिक कानपुर के चिड़ियाघर में 51 साल के इतिहास में पहली बार भेड़ियों के 4 शावकों का जन्म हुआ है। कानपुर प्राणी उद्यान में 4 भेड़िए हैं, जिसमें 3 मादा और 1 नर है। नए शावकों के पैदा होने के बाद इनकी संख्या बढ़ गई है। कानपुर चिड़ियाघर देश के अच्छे ब्रीडिंग सेंटर्स में जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में वन्य जीवों ने शावकों को जन्म दिया है। यहाँ पर पहली बार भेड़ियों के शावकों का जन्म हुआ है, जिससे एक और कीर्तिमान कानपुर प्राणी उद्यान के नाम जुड़ गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।